डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ सम नेचुरल फिनोमिनन। तो इस बच्चों में हम लोगों को नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, कुछ नेचुरल फिनोमिनन हैं, जैसे इसमें हम लोग लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग अपनी क्लास 7th में विंड्स के बारे में स्टडी किया होगा, स्टॉर्म्स के बारे में स्टडी किया होगा और साइक्लोन्स के बारे में स्टडी किया होगा कि ये जब नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है, जो प्राकृतिक विपदाएं आती थीं तो उससे क्या क्या समस्याएं होती थीं, क्या क्या लॉस होता था। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7th यू रेड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो क्लास 7th में बच्चों आप लोगों ने विंड्स के बारे में स्टडी किया, स्टॉर्म्स के बारे में स्टडी किया और साइक्लोन्स के बारे में स्टडी किया। यू लर्नड दैट साइक्लोन्स कैन कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आप लोगों ने ये भी पढ़ा क्लास 7th में कि ये जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन जब आता है तो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है ह्यूमन लाइफ पे और प्रॉपर्टी पे। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है बच्चों? जो समुद्र में तूफान उठता है, ठीक है, हवाएं बहुत तेज स्पीड से चलती हैं, लहरें बहुत तेज स्पीड से ऊपर उठती हैं, जिससे कोस्टल एरियाज़, ठीक है, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। वहाँ पे ह्यूमन लाइफ डैमेज हो जाती है, ठीक है, वहाँ की प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है। You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर आपका ये साइक्लोन आता है, स्टॉर्म्स आता है, विंड्स आता है, तो इससे हम लोग अपने आप को कुछ हद तक बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट होता है, जो मौसम विभाग होता है, वो बहुत पहले ही, ठीक है, वार्निंग दे देता है कि इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है। तो मछुआरे लोग समुद्र में मछली पकड़ने को ना जाएं। कोस्टल एरिया के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं वो उस एरिया को खाली कर दें। ठीक है, जिससे वहाँ के रहने वाले लोग उस एरिया को खाली कर देते हैं, मछुआरे समुद्र में नहीं जाते हैं, तो ह्यूमन लाइफ को एटलीस्ट हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों को दो नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करना है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना। तो इस चैप्टर में भी हम लोग दो और नेचुरल डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थ क्वेक्स। और ये नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से हैं? तो आपके लाइटनिंग हैं और अर्थक्वेक्स हैं। We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena। और हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जब ये आपका लाइटनिंग हो या आपका जब अर्थक्वेक हो तो इससे होने वाला जो नुकसान है, उस नुकसान को हम लोग कितने हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब हम अपने आप को किस तरह से इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब लाइटनिंग हो या जब अर्थक्वेक आए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट नेचुरल फिनोमेना है वो क्या है बच्चों? लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के बारे में देखिए क्या कह रहा है। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन ए इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। कह रहा बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आपके पोल्स हैं, पोल्स पे ये जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, और इलेक्ट्रिक वायर्स जब लूज हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने स्पार्क देखा होगा। तो स्पार्क क्यों होता है? दिस फिनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। और आप लोगों ने देखा होगा कि स्पार्क इसलिए ऐसे दिखता है क्योंकि जब भी हवा चलती होगी तो ये वायर आपका लूज है, वायर लूज होने के कारण ये आपके हिलते हैं, शेक होते हैं, और शेक होने के कारण जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है। ठीक है, यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। अब आपका कोई एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट है, उसमें जब आप किसी प्लग को लगाओ और प्लग अगर आपका लूज है तो वहाँ पर भी आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल स्पार्क देखा होगा। ठीक है, तो ये जो बच्चों लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग भी कुछ नहीं है, लाइटनिंग भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्पार्क ही होता है। तो देखिए लिखा है, लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल। तो लाइटनिंग भी हमारा एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन बहुत ही ह्यूज स्केल पे है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब ये बारिश का मौसम होता है तो आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे कि इस एरिया में बिजली गिर गई, ठीक है, जिसके कारण इतने लोग मर गए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स।
तो बहुत पहले एंशियंट टाइम्स में जो लोग रहते थे उनको इन स्पार्क्स के बारे में नॉलेज नहीं होती थी। ये स्पार्क्स क्यों होता है, किस कारण से हो रहा है। They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them। तो इनको जो है स्पार्क के बारे में पता नहीं होता था, ठीक है। तो इनको क्या होता था, ये डरते थे और ये क्या सोचते थे, इनकी एक मिथ बनी हुई थी, ठीक है, एक अंधविश्वास बना हुआ था कि गॉड हैं, गॉड जो है नाराज़ हो गए हैं और इन लोगों को श्राप देने के लिए आए हैं। ये भगवान का प्रकोप है, हम लोगों ने ज़रूर कोई बुरा काम किया होगा जिसकी वजह से वो हम लोगों को श्राप देने के लिए आए हैं। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ बुरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मनगढ़ंत जो है कहानियाँ वो लोग समझते थे, जानते थे पहले के ज़माने में, ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या है बच्चों, नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज़ कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। लेकिन आज की डेट में, ठीक है, हम सब लोगों को पता है कि लाइटनिंग क्यों होता है, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने इतनी डिस्कवरीज़ की, साइंस इतना आगे बढ़ गया कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी भगवान का कोई श्राप नहीं है, ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, ठीक है। क्या क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में चार्जेस क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और ये जब चार्ज आपस में टकराते हैं तभी क्या होता है बच्चों, आपकी लाइटनिंग होती है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी नीड नॉट बी एफ्रेड ऑफ लाइटनिंग बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम डेडली स्पार्क्स। इसमें कह रहा है बच्चों, हम लोगों को लाइटनिंग से डरने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेखौफ होकर के घूमो। जब बिजली आपकी कड़क रही हो, मौसम आपका ख़राब हो, तो उसमें हम लोगों को प्रोटेक्शन लेना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, किससे, इस लाइटनिंग से, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। तो देखो लिखा है, द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC। कह रहा बच्चों 600 BC में ही एंशियंट ग्रीक्स को पता चल गया था कि ये स्पार्क्स क्या होता है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या देखा, द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर, एम्बर क्या है बच्चों, एम्बर इज ए काइंड ऑफ रेजिन, एम्बर एक रेजिन है, वॉज रब्ड विथ फर, जब एम्बर को फर से रब किया गया, इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो ये जो एम्बर है ना, ये एम्बर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो हेयर की तरह हैं उनको ये क्या करने लगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। एम्बर क्या है बच्चों, तो एम्बर आप देखोगे कि जब प्लांट होता है ना, प्लांट में कभी कभी आपको लिक्विड जैसा सब्सटेंस दिखता है, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उस लिक्विड के सब्सटेंस से ही इसको बनाया जाता है, ये एक मटेरियल होता है रेजिन, आप इसको एक तरह से पॉलीमर भी कह सकते हो। तो इस रेजिन को जब फर से रब किया गया, ठीक है, और रब करने के बाद फिर क्या देखा गया कि ये जो एम्बर है, एम्बर जो है ये छोटे छोटे हेयर जैसे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on end। आप लोगों ने ये भी देखा होगा बच्चों कि जब आप लोग कोई वुलन क्लोथ्स पहनते हो, ठीक है, स्वेटर पहन रहे हो या आपने पॉलिस्टर के क्लोथ्स पहना हुआ है, और इसको जब आप लोग निकालते हो तो निकालने के समय में आप लोग देखते हो कि आपके बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क, और आप लोग अगर अपने स्वेटर को, पॉलिस्टर के कपड़ों को अगर आप रात के अंधेरे में निकालो, तो यू इवन सी अ स्पार्क एंड हियर ए क्रैकलिंग साउंड। तो आपको अपने स्वेटर्स में भी कुछ स्पार्किंग दिखाई देगी, ठीक है, छोटी छोटी स्पार्किंग्स, और आपको वहाँ पे क्रैकलिंग साउंड्स, ठीक है, चटचटाहट वाली आवाज़ भी सुनाई देगी, चिट 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 करके, ठीक है। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा। जिन लोगों ने नहीं ऑब्जर्व किया होगा, आपके जो है विंटर के ये आ रहे हैं मौसम्स, इसमें आप लोग अपना पहनना और इसको निकालने की कोशिश करना, ठीक है, तो आप लोग भी इसको ऑब्जर्व करोगे। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट, 1752 में बच्चों एक बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, शोड दैट lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomenon।
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया ये जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, और ये जो आपके क्लोथ से जो स्पार्किंग हो रही है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसा ही फिनोमिनन है। हाउ एवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू अगर, लेकिन लोगों को ये बात समझने में, इसको अच्छी तरीके से एडॉप्ट करने में 2000 साल लग गए, ठीक है। तो देखो बूझो क्या कह रहा है, आई वॉन्डर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलरिटी। तो बूझो कह रहा है ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको समझने के लिए लोगों को 2000 साल क्यों लग गए, ठीक है। तो पहेली क्या कहती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाई मेनी पीपल। तो कह रहा है बच्चों ये जो डिस्कवरीज होती है, ठीक है, पहेली कह रही है ये जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये लोग जब डिस्कवरी करते हैं, ठीक है, तो खोज करने में बहुत बहुत साल लग जाते हैं, इसको समझने में, लोगों को इसकी बातों को समझाने में, ठीक है। इट कैन समटाइम्स टेक ए लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से ये चीज़ें लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट डिस्कवरी ऐसा नहीं है कि हम जिस चीज़ को आज खोज रहे हैं हमको उसका रिजल्ट आज ही मिल जाए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। और बच्चों हम लोग चार्ज की जो है प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि चार्ज किस तरह से लाइटनिंग को रिलेट करता है जो स्काई में लाइटनिंग होती है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। कह रहा है इसको करने से पहले बच्चों आप लोगों को एक गेम याद दिला रहा है कि आप लोगों ने भी इसको किया होगा। व्हेन यू रब ए प्लास्टिक स्केल, कि आपको ये एक प्लास्टिक की स्केल को ले लो और उसको अपने बाल पे क्या करो, रब करो, ठीक है, अपने ड्राई हेयर पे। द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप लोगों ने छोटे छोटे पेपर के टुकड़े किए हुए हैं और स्केल को अगर आप अपने ड्राई हेयर से रब करते हो, तो रब करने के बाद जब आप स्केल को उस पेपर के पास लेकर के जाते हो तो वो स्केल क्या करता है, उस आपके पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो वो स्केल था, स्केल को जब हम लोगों ने रब किया तो स्केल के ऊपर चार्ज आ गया। तो वही हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो देखिए लिखा हुआ है 15.2 में अगला टॉपिक है हम लोगों का चार्जिंग बाई रबिंग, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे रब करने से चार्ज आता है। तो देखो लिखा क्या है, टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट वाइगरसली विथ ए पीस ऑफ पॉलीथीन। आप एक बॉल पेन की रिफिल ले लो और उसको आप क्या करो, पॉलीथीन के पीस से इसको आप रगड़िए। ब्रिंग इट क्लोज टू द पीस ऑफ पेपर। और अब क्या करो कि आपने छोटे छोटे पेपर के पीसेस किए हुए हैं, तो अब आप लोगों ने जिस रिफिल को रब किया हुआ है इसके रब वाले पार्ट को क्या करो, इस पीस ऑफ पेपर के पास लेकर के जाओ। टेक केयर नॉट टू टच द रब एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड। और आप लोग ये ध्यान देना कि जो आप लोगों का रब्ड एंड है, ठीक है, रिफिल का, उसको आपको अपने हाथ से टच नहीं करना है, ना ही किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स से टच करना है। रिपीट द एक्टिविटी विथ स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीव्स, ठीक है। अब आप क्या करो, इसी एक्टिविटी को रिपीट करो। पीस ऑफ पेपर को हटा दो, उसकी जगह आप ड्राई लीफ ले लो, ठीक है, सूखी हुई पत्तियों को ले लो, हस्क को ले लो, मस्टर्ड सीड्स को ले लो, ठीक है, इन सबको अलग अलग मटेरियल्स को ले लो और प्लास्टिक रिफिल्स जो आप लोग बार बार रब कर रहे हो उससे एक्सपेरिमेंट को क्या करो, बार बार रिपीट करो, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर अपने ऑब्जर्वेशन को क्या करो, रिकॉर्ड करो। अब देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन। जब प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब करोगे, इट एक्वायर से स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्लास्टिक के रिफिल के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा, छोटा सा चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विथ ड्राई हेयर। उसी तरह से बच्चों जब ये आपका प्लास्टिक कॉम्ब है, ठीक है, प्लास्टिक की कंघी है, जब आप इसको अपने ड्राई हेयर से रब करोगे, इट एक्वायर से स्मॉल चार्ज। तो उस प्लास्टिक के कॉम्ब पर भी क्या आ जाएगा, छोटा सा चार्ज आ जाएगा। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि आपके पास वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको रब करने के कारण उसके ऊपर जो चार्ज आया, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं।
इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, जब हम लोग रिफिल को चार्ज कर रहे हैं या प्लास्टिक कॉम्ब को चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों इसको हम लोग रब किससे कर रहे थे? रिफिल को रब कर रहे थे पॉलीथीन से, और प्लास्टिक की कॉम्ब को किससे रब कर रहे थे? हेयर से। तो आपकी पॉलीथीन पे भी कुछ चार्ज आएगा और आपके हेयर पर भी कुछ चार्ज आएगा, ठीक है। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू। तो यहाँ पर भी आपको कुछ चार्ज के बारे में, कुछ ऑब्जेक्ट को दे रहा है, उसको रब करना है और बताना है ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली बच्चों ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब आपके सेम काइंड ऑफ चार्ज होंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपने ले लिया, इन दोनों को जब आप एक दूसरे के पास लेकर के आने की कोशिश करोगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, ठीक है, मतलब ये रिपेल करेंगे। उसी तरह से अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, इनको भी अगर आप पास लाने की कोशिश करोगे तो ये दूर जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। अगर वहीं पे आपके पास अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इन दोनों को जब आप पास में लेकर के आओगे तो ये क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो देखिए आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे कुछ मटेरियल है, उससे रब करना है। जैसे रिफिल है, रिफिल को रब करना है पॉलीथीन से, उलन क्लोथ से, ठीक है। बैलून है, बैलून को रब करना है पॉलीथीन से, उलन से, क्लोथ से, ड्राई हेयर से। इरेज़र को ऊल से करना है। स्टील स्पून को पॉलीथीन से, उलन क्लोथ से आपको रब करना है, ठीक है। रब करने के बाद अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो सारे केस में देखोगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता, और फिर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो रब करने पे इन पे चार्ज भी आएगा। तो इसमें आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जितने भी मटेरियल हैं सबका बिहेवियर एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। तो मैंने आपको बताया कि चार्जेस आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेकर के आओगे तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव को पास लेकर के आओगे तो रिपल्सन होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्ज जब आप एक दूसरे के पास लेकर के आओगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए इसमें हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। तो एक्टिविटीज़ 15.3। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोगों को दो एक्सपेरिमेंट करना है, ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ए पार्ट में क्या कह रहा है? इन्फ्लेट 2 बैलून्स, 2 बैलून लो और उनको इन्फ्लेट कर दो। हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और उनको आप क्या करो? हैंग करो, इस तरह से हैंग करो फुलाने के बाद कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें, जैसा फिगर 15.1 में आप देख रहे हो। रब बोथ द बैलून्स विथ ए वुलन क्लोथ एंड रिलीज देम। इसके बाद क्या करना है? आपको दोनों बैलून को रब करना है वुलन क्लोथ से और इनको छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो फिगर में आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे इन दोनों को हैंग किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर में क्या है? इसको रगड़ने के बाद वुलन क्लोथ से और इस बैलून को वुलन क्लोथ से रगड़ने के बाद जब हमने फ्रीली छोड़ा तो आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे से दूर चले गए, मतलब यहाँ पे इनका रिपल्सन हो गया। रिपल्सन होने का मतलब क्या हुआ? कि इन दोनों बैलून पे सेम काइंड ऑफ चार्ज आ गए, ठीक है। हो सकता है दोनों पे पॉजिटिव हो सकता है दोनों पे नेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस फिगर में आपको साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर चले गए, मतलब यहाँ पे रिपल्सन हुआ। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल्स। अब आपको क्या करना है? पेन का रिफिल ले लो, ठीक है। रब 1 रिफिल विथ पॉलीथीन, एक रिफिल को आप क्या करो? पॉलीथीन से रब करो, और रब करने के बाद उसको आपको ग्लास टम्बलर में रख देना है और ग्लास टम्बलर को एज ए स्टैंड आपको यूज करना है। तो आप देख रहे हो ये ग्लास टम्बलर है और रिफिल को रब कर करके ये वाला पार्ट जो रब वाला पार्ट है वो ऊपर है, ठीक है, ऐसे रख दिया इसको। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलीथीन, दूसरी रिफिल लो और उसको भी आप रब करो पॉलीथीन से। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज्ड रिफिल, बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज्ड एंड विथ योर हैंड्स।
इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। तो इस फिगर में आप देख रहे हो ये आपका दो रिफ़िल है बच्चों, एक रिफ़िल को रब करके टम्बलर में डाल दिया था और ये दूसरा रिफ़िल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये रिफ़िल भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है आप देख रहे हो ये दूसरे से दूर भागे, मतलब यहाँ पर भी रिपल्सन हुआ। रिपल्सन का मतलब दोनों पे सेम काइंड ऑफ चार्जेस हैं, तो यहाँ पर भी रिपल्सन हुआ, ठीक है। बैलून वाली केस में भी, यहाँ पर भी बच्चों रिपल्सन हुआ और इस वाले केस में भी रिपल्सन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड ऑफ सेम मटेरियल। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आपने देखा बैलून भी बच्चों आपका सेम मटेरियल से बना हुआ था और रिफिल भी आपका सेम मटेरियल से बना हुआ था, ठीक है। इसलिए इन दोनों को जब हम लोगों ने रब किया, रब करने के बाद जब एक दूसरे के क्लोज लेकर के आए तो ये रिपेल किए, ठीक है। वॉट हैपन्स इफ़ द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। अब कह रहा है कि मान लो हमारे पास दो अलग मटेरियल हैं, हम एक बैलून को ले लें और एक रिफिल को ले लें, इन दोनों को रब करें और रब करने के बाद एक दूसरे के पास लेकर के आएँ तो क्या होगा। तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आपका फिगर जो बी रिजल्ट है, मतलब जो बी एक्सपेरिमेंट है, वो यही आपको बोल रहा है कि आप बैलून को भी रब करो, रिफिल को भी रब करो, रब करने के बाद दोनों को एक दूसरे के पास लेकर के आओ। तो आपको कंक्लूजन क्या मिला दोनों रिजल्ट से, दोनों एक्सपेरिमेंट से। तो देखो समराइजेशन क्या लिखा है, ए चार्ज्ड बैलून रिपेल्ड ए चार्ज्ड बैलून। तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था, हमने दोनों बैलून को रब किया और जब हम लोगों ने उसको फ्रीली रिलीज़ कर दिया तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल्ड किए। उसी तरह से ए चार्ज्ड रिफिल रिपेल्ड ए चार्ज्ड रिफिल, ठीक है। तो रिफिल भी आपकी दोनों थी, सेम मटेरियल से बनी हुई, तो दोनों भी एक दूसरे को क्या की, रिपेल की। रिपल्सन का मतलब दोनों पे सेम काइंड ऑफ चार्जेस है, हो सकता है दोनों पे पॉजिटिव हो सकता है दोनों पे निगेटिव हो। बट ए चार्ज्ड बैलून अट्रैक्ट्स ए चार्ज्ड रिफिल। लेकिन थर्ड में आपने देखा ये जो केस था, हमने बैलून को रब किया और रिफिल को रब किया, ये दोनों अलग अलग मटेरियल थे और इनको जब हम एक दूसरे के पास लेकर के गए तो दोनों ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने का मतलब इन दोनों पे जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं, एक पे पॉजिटिव रहा होगा तो एक पे नेगेटिव रहा होगा। तो देखो लिखा है, डज इट इंडिकेट दैट चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। इसका मतलब दोनों पे चार्ज क्या है, अलग अलग हैं, तभी इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो आप लोग अब बता सकते हो इसका मतलब चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कैन वी ऑल्सो से दैट चार्जेस ऑफ सेम काइंड रिपेल। हम लोग ये भी कह सकते हैं जो सेम काइंड के चार्ज होते हैं वो रिपेल करेंगे एक दूसरे से। वहीं पे अगर आपके चार्ज हैं वो अगर आपके डिफरेंट काइंड्स के हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो लिखा है, वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट्स ईच अदर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब एक साइन कन्वेंशन बनाया गया है इसको याद रखने के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इट इज़ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब्ड विथ सिल्क एज ए पॉजिटिव। तो इसको एक्सपेरिमेंटली एक कन्वेंशन दे दिया गया कि इसको हमेशा मान के ही चलना है। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि आपके पास कोई अगर एक ग्लास की रॉड है, ग्लास की रॉड को अगर हम सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे तो ग्लास के रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपके पास ग्लास की रॉड है और हमारे पास एक प्लास्टिक की रिफिल है या प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, हमने दोनों को रगड़ा, ठीक है। मान लो एक पॉलीथीन का पीस ले लिया, उससे रगड़ा। अब आपको पता है कि पॉलीथीन के पीस से अगर हम ग्लास की रॉड को रगड़ेंगे तो ग्लास की रॉड पे पॉजिटिव चार्ज हमको लेना ही लेना है, क्योंकि ये कन्वेंशन हमने मान लिया, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को रब करने के बाद पास में लेकर के आओगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ग्लास के रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होगी उस पर कौन सा चार्ज रहा होगा, निगेटिव। तभी तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में क्या किए होंगे, अट्रैक्ट किए होंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि ग्लास के रॉड पे, ठीक है, हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरे पे क्या होगा, अगर उसको अट्रैक्ट किया तो दूसरे पे नेगेटिव है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ये ग्लास का रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कोई मटेरियल है
ठीक है। जब इसको उसको भी रब किए हम, अभी इस ग्लास के रॉड को उस मटेरियल के पास लेकर के गए और उसने इसको अट्रैक्ट नहीं किया, उसको रिपेल कर दिया, उसको रिपेल कर दिया, इसका मतलब अब उस मटेरियल पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? साइन कन्वेंशन समझ में आया? ठीक है, कि ग्लास के रॉड पे हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसके रेस्पेक्ट में अदर मटेरियल्स जो रिजल्ट देगा हम बता देंगे कि उस मटेरियल पे कौन सा चार्ज है। ठीक है, तो देखो लिखा है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन चार्ज्ड ग्लास रॉड is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene there is a attraction between the two। तो यहाँ पे देखा गया कि जब ग्लास रॉड को पॉलीथीन से रब किया गया और प्लास्टिक के स्ट्रॉ को भी पॉलीथीन से रब किया गया, और रब करने के बाद जब इन दोनों को पास में लाया गया तो देखा गया कि वहाँ पे अट्रैक्शन हुआ। तो अट्रैक्शन हुआ तो इसका मतलब आप यहाँ पे बता सकते हो कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ पे कौन सा चार्ज आया हुआ होगा? वहाँ पे नेगेटिव हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्लास के रॉड पे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? योर गेस, जो आपका गेस था, दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। तो आप जो लोग जो गेस कर रहे हो कि प्लास्टिक की स्ट्रॉ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपका ये जो गेस है ये करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो जनरेट होता है रबिंग के कारण, ये स्टैटिक होता है, मतलब एक जगह रुका हुआ होता है। ठीक है, ये मूव नहीं करता है। दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्व्स। व्हेन चार्जेस मूव, और आप लोग बच्चों जानते हो कि जब ये चार्ज मूव कर देगा, ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी आपका कोई चार्ज मूव करता है तो वहाँ पे करंट होता है। तो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज करंट, तो आप बोलोगे फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट। ठीक है, कोई पूछे करंट की यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे कि करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, स्पेलिंग क्या होगी? AMPERE, एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6, और आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लास 6 से स्टडी करते हुए चले आ रहे हो। द करंट इन इलेक्ट्रिक विच मेक्स ए बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स ए वायर हॉट इज़ नथिंग बट ए मोशन ऑफ चार्जेस। तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जब भी कोई सर्किट कंप्लीट होती है वहाँ से करंट फ्लो करता है तो बल्ब जल रहा है। तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या है? वहाँ करंट नहीं फ्लो है, वहाँ पे आप बोलोगे कि मोशन ऑफ चार्जेस हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज है, तभी वहाँ पे करंट है, तभी आपका बल्ब जला। ठीक है, आपका कोई वायर गर्म हो गया तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे करंट नहीं है, वहाँ पे क्या है बच्चों? मोशन ऑफ चार्ज है, चार्ज आपका फ्लो किया जिसके कारण करंट हुआ, करंट के कारण आपका वायर गर्म हो गया। तो ये सब करंट नहीं, इसको आप सिंपली बोलोगे कि दे आर नथिंग बट ए मोशन ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज या मोशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो आज की लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।